हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 27 अगस्त को कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का रिटन एग्ज़ाम होना प्रस्तावित हुआ है और इसकी तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमारे तरफ से भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन का ये सेट आपको करवाया जा रहा है। 4 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो 4 सेट अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे जाइए पहले सॉल्व करिए। और आज हम लेकर के आए हैं सेट नंबर 5, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे हेल्प चाहिए मुझे, और मुझे लगता है क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो इस वजह से अगर मैं कुछ आपसे मांगूंगा तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर एक भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट कर दिया करिए। कुछ चीज़ जैसे आप कमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक हौसला बढ़ता है। लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को कोई देख रहा है, किसी को उससे लाभ मिल रहा है, तो फिर मेहनत करने की अंदर से और जज्बा जुनून पैदा होता है। लेकिन जब कोई कमेंट नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि ये मेहनत कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रही है। हालांकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना हो सकेगा हम अपनी तरीके से पूरा कोशिश करेंगे। एक दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पेन टैबलेट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हर एग्जाम्पल को, जैसे 4 ऑप्शन है तो अगर चारों ऑप्शन को अलग अलग उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, क्योंकि पेन टैबलेट नहीं है और पीपीटी में तमाम वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती हैं। ठीक है, बट हम अपने तरफ से बेस्ट करने की ही कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बीच में आप कमेंट भी करिएगा जहां मैं कहूँगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों, आज के सेट में मैंने क्वेश्चन किया है कि जितने टॉपिक हैं, चाहे वो मिट्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो जलवायु से रिलेटेड हो, योजना से रिलेटेड हो, तो हर टॉपिक में से कम एक एक क्वेश्चन जरूर लिया जाए, और जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो सके। इस सेट को लाने का मकसद केवल आपकी प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो प्रैक्टिस ही पॉसिबल हो सकती है। फिर भी अगर किसी भाई को लगता है कि नहीं, उसकी थ्योरी की ज़रूरत है, थ्योरी उसका स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो हम थ्योरी क्लास पे भी जो है फोकस करेंगे लाने के लिए। तो आप बताइए कि भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दलदली मृदा होती है, कंकरीली पथरीली मृदा होती है, महीन जलोढ़ या भूर। ठीक है, देखिए ये जो भाभर क्षेत्र होता है ना, जो नदियाँ निकलती हैं, तो नदियाँ जब आती हैं तो जो कंकरीली पथरीली वाली मृदा है उसी को भाभर क्षेत्र बोलते हैं। दलदली तो तराई क्षेत्र में आ जाएगा, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है ना, ये कंकरीली पथरीली क्षेत्र में जो है भाभर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कंकरीली पथरीली। ठीक है, कंकड़ पत्थर ही आपको दिखेंगे, पानी उसी के अंदर जो है, मतलब ऐसा लगेगा कि नदियाँ यहीं पे आके ख़त्म हो जा रही हैं। ठीक है ना, तो कंकरीली पथरीली इसका सही ऑप्शन होगा। जलोढ़ के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, जलोढ़ में भी 2 तरह की, एक खांदर होती है, एक बांगर होती है। तो इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस किया जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। जलोढ़ मृदा में धान की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, तराई क्षेत्रों में धान की खेती ज़्यादा होती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। देखिए, वायु मृदा अपरदन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मृदा अपरदन क्या है, मिट्टी का कटाव। जो मिट्टी का, जो सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, धीरे धीरे उसमें वेदरिंग होती रहती है, अपरदन होता रहता है। कैसे, टेम्परेचर से होता है, ताप से होता है, दाब से होता है, वायु से होता है, पानी से होता है। ठीक है ना, जैसे पानी आप गिरा दीजिए, तो पानी जब गिरती है तो पानी जब तेजी से बहता है तो क्या करता है, ऊपर की मृदा को काट देता है, बहा ले जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि वायु मृदा अपरदन, यानी वायु के कारण जो मिट्टियाँ, जैसे अगर किसी क्षेत्र में वायु बहुत तेज चल रही है, हवा तेजी से चल रही है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मृदा की, वो क्या होगी, वो हल्की होती है, तो वो उसके साथ उड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि वायु मृदा अपरदन। तो वायु मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ पे होगा, तो सर्वाधिक वायु मृदा अपरदन उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिमी क्षेत्र में। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पे सर्वाधिक वायु मृदा अपरदन देखा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। देखिए, अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि नदी दे देगा, किस, ये शहर किस नदी के तट पे है, या इस नदी के तट पे कौन कौन से शहर हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अपना तैयार करते हुए चलिएगा। तो आपको बताना है कि गोरखपुर किस नदी के तट पे है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती है, या सरयू नदी है।
ठीक है ना। तो सरयू नदी के तट पे तो आपको पता ही है अयोध्या नगरी बसी हुई है। गोरखपुर के बारे में अगर बात करें तो ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और पिछले के सेट में मैंने क्वेश्चन आपसे लिया था, प्रतापगढ़ आपसे पूछा था कि प्रतापगढ़ किस नदी के तट पे है, सई नदी के तट पे है। उससे पहले के सेट में मैंने आपसे पूछा था लखनऊ किस नदी के तट पे है, गोमती नदी के तट पे है। कानपुर किस पे है, तो कानपुर गंगा नदी के तट पे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली अगर आ जाए तो यमुना नदी, या ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अब देखिए आपको बताना है, ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है ये है मेनली कहाँ पे है, सोनभद्र में। तो आपको बताना है कि किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। देखिए तत्कालीन सोवियत रूस, तो सोवियत संघ बोला जाता था उस समय। 1991 में इसका विघटन हो गया, तो अब रसिया हो गया और उसके अलावा छोटे छोटे देश हो गए, जैसे यूक्रेन हो गया, क्रीमिया हो गया, बेलारूस हो गया। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो सोवियत संघ या सोवियत रूस ऑप्शन में है होगा, तो उसको देख लीजिएगा। अगर वो नहीं है, केवल रूस है, तो भी सही है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवियत संघ, सोवियत रूस। आज़ादी के बाद हमारी सहायता सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की थी तो सोवियत संघ यानी रूस ने ही किया था, क्योंकि अमेरिका तो पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया था, ठीक है। तो हमारी जो सहायता किया था वो सबसे ज़्यादा सहायता रसिया ने ही किया था, ठीक है। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन, हालांकि यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे कभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? कई सारे पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार है, समान पक्षी विहार है, सुर सरोवर पक्षी विहार है। आपको बताना है कि जो सबसे पहला पक्षी विहार था, अच्छा देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षी विहार की बात कर रहा है, कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए एक पक्षी विहार है, वन्य जीव विहार है, राष्ट्रीय पार्क है, टाइगर रिजर्व है, तो टर्म जरूर पढ़ लिया करिए। तो अगर बात करें यूपी में, तो यूपी में जो सबसे पहला पक्षी विहार था वो था नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है। कहाँ है दोस्तों? उन्नाव में है। इसे का नया नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी है, ठीक है। समान पक्षी विहार कहाँ है? तो ये मैनपुरी में है, समान पक्षी विहार है। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है? ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था, लेकिन आज के समय में देखें तो कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो कई सारे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं। तो आपको बताना है कि यमुना एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर के नहीं गुजरता है, ठीक है ना। तो देखिए यमुना जो एक्सप्रेसवे है बेसिकली अगर देखें तो वो ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने का काम करता है। तो ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा तीनों जगहों से होकर के जाता है, लेकिन ये हाथरस से होकर के नहीं गुजरता है, ठीक है। तो जितने एक्सप्रेस वे हैं कितने जिलों से होकर के जाते हैं, किन किन जिलों से होकर के जाते हैं, कब स्थापना हुई थी, कितनी लागत, ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्सप्रेस वे से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जनगणना से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ले लिया है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 अवधि के दौरान प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। आपको बताना है कि 2001 से लेकर 2011 तक यानी इस 10 वर्ष में के दौरान जो प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है वो किस परसेंटेज से बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर थी दोस्तों वो थी 20.22, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 20.22%। इस दर से जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस 10 वर्ष में बढ़ी है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए ये 10 की वृद्धि दर है, क्योंकि 10 साल का गैप है ना, तो ये 10 की वृद्धि दर है, ठीक है ना। अगर यहीं में पर मंथ मासिक वृद्धि दर वार्षिक पूछ ले तो वार्षिक पूछ ले 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2.22 समथिंग आ जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि वो पूछ कौन सा रहा है, 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है या वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है,
तो ये टर्म भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, सुलहकुल महोत्सव या सुलहकुल उत्सव के बारे में आप जानते होंगे, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये सुलहकुल जो उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। और सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं, तो सबसे कम मेले कहाँ पे लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है। मेरठ में एक मेला नौचंदी का मेला लगता है, सरधना नौचंदी का मेला, वो ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस मेला है, ठीक है ना। आगरा में सुलहकुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सुलहकुल उत्सव या सुलहकुल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, आगरा में किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये चीज़ आ चुकी है। आज किस सेट में जो क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, जौनपुर नगर, ठीक है। जौनपुर नगर से याद आता है अटाला मस्जिद, सरकी समुदाय, सरकी सल्तनत में जब सरकी लोगों का शासन था तो इब्राहिम सरकी के द्वारा वहाँ पे अटाला मस्जिद बनाई गई, जो कि बाद में बनने वाली मस्जिदों के लिए एक आदर्श स्थापित किया, ठीक है ना। तो कई बार आता है अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद तो वैसे कई सारे ज़िले में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो अटाला मस्जिद एग्जाम में पूछा जाता है वो जौनपुर से संबंधित है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि किसकी स्मृति में की गई थी। देखिए ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक के जो बचपन का नाम था वो था जौना खां, ठीक है ना। इसका बचपन का नाम क्या था, जौना खां। तो जौना खां के नाम से जौनपुर बन गया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आपको बताना है किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दी गई थी। आपको पता ही होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, बहुत ही जाबाज क्रांतिकारी थे और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पे चढ़ गए। तो इनको किस जेल में फांसी दी गई थी, तो दोस्तों इनको गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। कहाँ पे फांसी दी गई थी, गोरखपुर के जेल में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है वो कब बनी थी, किस सन में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो द्वितीय राजकीय राजभाषा का दर्जा ये जो दिया गया, ये दिया गया 1989 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप ध्यान रखिएगा, 1989 में। और अगर उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है आपके लखनऊ में। कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में, ठीक है ना। बाराबंकी अफीम की खेती होती है, मैंने आपको बताया था। पर बरेली में पशु चिकित्सा केंद्र है। रामपुर में मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक रामपुर से एक चीज़ और याद करिएगा, मैंने बताया था इसके पहले वाले सेट में, तीसरे दूसरे में किस में है वो देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है किस सेट में क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछा था, शायद पहले सेट में ही है, कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, रामपुर में ही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दर की बात कर रहा हूँ, संख्या नहीं, महिला की संख्या नहीं पूछ रहा हूँ। सबसे कम महिला साक्षरता दर तो रामपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। महात्मा गांधी जी खादी सूत काटते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की, सेंट्रल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात नहीं हो रही है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1950 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 65 में हुई थी या 70 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1960 में, 1960 में। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम रट लेना है। आइए, मैंने आपको लगभग सारे नक्षत्रशालाएं पढ़ा दी हैं, एक बच रहा था, यहाँ पे देख लीजिए। रामगढ़ ताल परियोजना के अंतर्गत स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। 400 सीटों की क्षमता वाला ये नक्षत्रशाला है रामगढ़ ताल परियोजना के तहत। तो आपको बताना है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है। प्रयागराज में याद करिए कौन सी नक्षत्रशाला मैंने आपको बताया था, जवाहर नक्षत्रशाला। रामपुर में कौन सा बताया था,
रामपुर में मैंने कौन सा बताया था, याद करिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। लखनऊ में कौन सा बताया था, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है, सी, गोरखपुर। तो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे है दोस्तों, गोरखपुर में है। ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धान की खेती भी काफ़ी अच्छी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। देखिए, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसके लिए जो एक महाविद्यालय बनाया जा रहा है जिससे कि इनके लोगों के बीच में शिक्षा का विकास हो सके, क्योंकि थारू जनजाति धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो और ज़्यादा ग्रो कैसे होगी, जब शिक्षा का प्रसार होगा तभी तो इनके लिए एक महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन है इसमें और कि एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है थारू जनजाति के लिए ही, एक संग्रहालय ही बनाया जा रहा है। वो संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो संग्रहालय बलरामपुर में बनाया जा रहा है। महाविद्यालय तो लखीमपुर खीरी में बन रहा है, लेकिन जो संग्रहालय बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, बलरामपुर में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन। अच्छा, सिद्धार्थनगर यहाँ पे दिया हुआ है। सिद्धार्थनगर से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिद्धार्थनगर का एक काला नमक चावल है, सुगंधित चावल होता है जिसको काला नमक चावल बोलते हैं। तो इस चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से रिलेटेड है, जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्वाधार योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहे हों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100% तो किसी को नहीं आता है, और फिर मैं प्रैक्टिस इसीलिए तो करा रहा हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वो आने लग जाए। तो अगर आपका आंसर गलत हो रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़िए और तैयार करिए, पढ़ लेंगे तैयार कर लेंगे 2-3 बार तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्वाधार योजना बताइए किससे संबंधित है। स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करने से संबंधित है, या संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है, या फिर तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देने से संबंधित है, या फिर समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देने से संबंधित है। तो ये जो स्वाधार योजना है दोस्तों, ये स्वाधार योजना संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। अब देखिए ऑप्शन में 16, 17, 18, 19 है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना दोबारा कब शुरू की गई थी, क्योंकि ओरिजिनल में अगर देखा जाए ये योजना 2005 से चल रही थी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना 2005 से चल रही थी। 2017 में इसको मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कर दिया गया। तो 2017 में ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के नाम से फिर से चालू हुई है। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं जिससे कि आप अपना रोजगार वगैरह स्टार्ट कर सकें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है। आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पर है। आगरा में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है, लखनऊ में। तो प्रयागराज में नहीं है क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ तो मुझे तो पता है। आगरा में, अगर आप आगरा के हैं तो बताइए वहाँ पे है या नहीं। कानपुर के हैं तो बताइए वहाँ पे है या नहीं। लखनऊ के हैं तो बताइए है या नहीं। लखनऊ तो लगभग हर चीज़ें लखनऊ में ही है। माफ़ी चाहूँगा, प्रदेश की राजधानी है। लेकिन ये जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है ये है कानपुर में। कानपुर में एक चीज़ और है, केंद्रीय दलहन संस्थान भी है, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ये कहाँ पे है दोस्तों। कानपुर में, नोएडा में, प्रयागराज में, लखनऊ में। ये दोस्तों है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में, बायोटेक पार्क भी लखनऊ में, काफ़ी चीज़ें हैं लखनऊ में। ठीक है ना। केंद्रीय विश्व संस्थान भी यहीं पे, केंद्रीय उपोष संस्थान भी यहीं पे है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ में आपके हैं। सिडबी का जो मुख्यालय है वो भी लखनऊ में है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा कला विद्यालय किसके शासनकाल में अपने शीर्ष पर था। आपको बताना है मौर्य शासनकाल में था, कुषाण शासनकाल में था, मुगल शासनकाल में था, या सल्तनत शासनकाल में था। देखिए मथुरा कला जो विश्वविद्यालय है ना, ये कुषाण शासनकाल में अपने चरम पर था, शीर्ष पर था। और यही मथुरा संग्रहालय में ही कुषाणों के जो महाप्रतापी एक राजा हुए थे जिनका नाम था कनिष्क, तो कनिष्क की एक हेडलेस स्टैचू भी यहीं पे रखी हुई है। हेडलेस मतलब उसका सर नहीं है, सर कटा हुआ है, केवल धड़ धड़ है। तो कनिष्क की मूर्ति है हेडलेस। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कनिष्क की हेडलेस स्टैचू कहाँ पे रखी हुई है। सिर विहीन जो कनिष्क की मूर्ति है वो किस संग्रहालय में है। तो मथुरा संग्रहालय में ही सुरक्षित है। अगर आप कभी जाएं घूमने तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। और मथुरा मतलब एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है।
मैंने आपको पिछले सेट में बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अकबर ने कराया था, जहांगीर ने कराया था, शाहजहां ने कराया था या औरंगजेब ने कराया था। तो मैंने पिछले सेट में आपको बताया था कि मुगल स्थापत्य कला का अगर आपको सर्वोत्कृष्ट नमूना देखना है तो शाहजहां काल में ही आपको दिखेगा। अपने चरम सीमा पर था मुगल स्थापत्य कला। तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण, ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चंस। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा सपोर्ट आपसे चाहिए जिसमें आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए ये निःशुल्क है लेकिन हमारे लिए अमृत के समान है। तो रिक्वेस्ट है, आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, छोटा भाई समझ करके, दोस्त समझ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले सेट में, तब तक के लिए